नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दीपावली के त्योहार की धूम पूरे देश में है और ये देखिए तस्वीरें अयोध्या की, जो कि सज संवर कर तैयार है। वो भी उस कहानी को दोहराने के लिए जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम वापस आए थे। सीएम अयोध्या भी सरयू घाट पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर 5.5 लाख दिए प्रज्वलित करने का नया रिकॉर्ड भी बनेगा। सज गई है श्री राम की नगरी अयोध्या। लंका विजय के बाद लौट रहे मर्यादा पुरुषोत्तम की अगवानी के लिए शोभित हो रहे हैं तोरण द्वार। रंग बिरंगी रोशनी से सजा है सरयू घाट। दीवारों पर लेजर शो के जरिए दोहराई जाएगी भगवान राम की कहानी। इस बार राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सरयू नदी के पानी में आज झिलमिल होंगी 5,51,000 दियों की रोशनी और इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। इस बार राम की पैड़ी के 12 घाटों की बजाय 24 घाटों पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव में 6 लाख दीपक जलाए जाएंगे ताकि गिनती के वक्त कम से कम 5.5 लाख दिए जलते दिखाई दें। दियों की गिनती 3 ड्रोन के जरिए की जाएगी। राम की पैड़ी पर जो दीप जलाए जाएंगे उसके लिए पहले से रेखा चित्र बने होंगे। ये रेखा चित्र अयोध्या के राम मंदिर मॉडल, पुष्पक विमान और राम सीता लक्ष्मण के होंगे। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते रेखा चित्रों पर जगमगाते दीपक भी दिखाई देंगे। इस बार सरयू के उस पार से होने वाली आतिशबाजी नहीं दिखाई देगी। उसके स्थान पर लेजर शो के जरिए ही वर्चुअल आतिशबाजी का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या के राम कथा पार्क में भी श्री राम का राज्याभिषेक होगा। राम कथा पार्क से सीएम योगी सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। यहां अस्थायी राम मंदिर में श्री राम की आरती होगी। राम कथा पार्क के बाद शाम करीब 6 बजे सीएम योगी सरयू आरती के लिए आएंगे। कोविड-19 को देखते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के आम निवासी दिखाई नहीं देंगे। घाट पर केवल वही लोग मौजूद रहेंगे जिनके पास आमंत्रण या एंट्री पास होगा। बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और बीती रात दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम 3 मंजिला इमारत में था। तेजी से फैली आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में सबसे नीचे कपड़ों की ही दुकान थी। गांधीनगर इलाके में कपड़ों का थोक बाजार है। आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस बीच राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। दमकल की 26 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। अरे थोड़ा दूर ही रहना, इधर से क्या फायदा है हमें यहाँ से पानी मारने का, कोई मतलब नहीं है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग धधक रही है। दरअसल ये पूरा इलाका यहाँ पर कपड़ों का गोदाम है और उस बीच आग लगने के बाद भारी नुकसान। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन सियासत की लड़ाई बंगाल की सड़कों पर अभी से लड़ी जा रही है। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले का बीजेपी ने सख्त विरोध किया है। उधर टीएमसी ने घोष के धमकी वाले बयान पर अपना एतराज जताया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। अलीपुरद्वार में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। काफिले में दिलीप घोष की गाड़ी सहित एक और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हमले को लेकर बीजेपी के शक के दायरे में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं।
मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा और जितना वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं, उतना बौखला आकर के हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। इसको कैसे झेलना हमको मालूम है। हमारे कार्यकर्ताओं का उतना मनोबल ऊंचा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। इस प्रकार राजनीतिक हिंसा को बंद करने के लिए बंगाल में परिवर्तन चाहिए। वर्तमान में हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे तो टीएमसी कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। इसके बाद सड़क पर जबरदस्त हंगामा चलता रहा। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने दिलीप घोष पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई बीजेपी सांसद सौमित्र खान कर रहे थे। बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी हार की आशंका से बौखला गई हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। दरअसल कुछ दिन पहले हल्दिया में दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि वो अगले 6 महीने में सुधर जाएं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था उस पर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताया था। দিদি যে ভাইরা উৎপাত করেন এখনো অভ্যাস ঠিক করেননি, মারপিট করছেন, তাদের বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে, হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। পাগল লোক ছাগল লোক কখন কি বলে জানে না। ভাষা জ্ঞান ঠিক না করলে এই অবস্থাই হবে। सब समय मानुष के आजे बाजे भाषा बोलले मानुष मेने नेबे ना। आंकड़े गवाह हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में 2018 में 12 सियासी हत्याएं हुई थीं। 2019 में भी सियासी झड़प में 12 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई थी। 2020 में अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। मारे गए कार्यकर्ता बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों से हैं। राज्य में चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई है। प्रांत में मानव अधिकारों का यह आलम है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो कहते हैं माय ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर। क्या हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। कुछ भी करो है कहां? वी मस्ट शो इट ऑन ग्राउंड। बंगाल में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और चुनाव से पहले विवादित बयान और हिंसक बवाल भी जोर पकड़ने लगे हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासत के उस महायुद्ध की रणभेरी अभी से बच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में विजय के बाद अब बंगाल पर फोकस करने का मंत्र दे दिया है, तो वहीं ममता भी बार बार ये ऐलान कर चुकी हैं कि देख लेंगे किसमें कितना है दम। बिहार जीत लिया है, अब बंगाल पर चढ़ाई की बारी है। बिहार में महाविजय के महाजश्न में बिना बंगाल और ममता बनर्जी का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी और पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधा और स्पष्ट संदेश दे दिया कि बस अब बंगाल फतेह की तैयारी करो, महारण का शंखनाद करो। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके
वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। अगले साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तय है और ममता के गढ़ में सेंधमारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल को झुठलाते हुए बीजेपी के दम पर एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए अब अगला चुनावी मिशन बंगाल चुनाव ही है, जहां जीत के लिए बीजेपी ने पिछले कुछ सालों से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नरेंद्र मोदी के ऐलान बंगाल से टीएमसी में खलबली है। प्रधानमंत्री के प्रहार का जवाब देने के लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय सामने आए। आप तो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ऐसा रास्ता में घूमते हैं, ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ब्रेकडाउन हुआ? ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक तो नैरेटिव बनाया जाता है बीजेपी की ओर से, और बीजेपी और उसके पहले आरएसएस ये तो झूठा प्रचार में माहिर है। तो कोई भी बात फैला देता है, वही फैला रहे हैं। बीजेपी के लिए बंगाल एक ऐसा सियासी गढ़ है जहां बीजेपी अब तक सत्ता से दूर है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब चुनौती बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की है। साल 2020 में प्रधानमंत्री 2 बार जनवरी और मई में बंगाल का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह भी मार्च और नवंबर में बंगाल जा चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अक्टूबर में बंगाल का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी की ये तैयारी बता रही है कि पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर कितनी संजीदा है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूं रोड पर, जहां जाते हैं वहां पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती है। बीजेपी की हिम्मत और हौसले को बंगाल के कद्दावर टीएमसी नेता भी बढ़ा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है ममता के मंत्री शुवेंदु अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी रैली कर रहे हैं और सत्ताधारी को सार्वजनिक धमकी भी दे रहे हैं। और तो और शुवेंदु अधिकारी के अलावा 3 और मंत्री राजीव बनर्जी, गौतम देव और रविंद्र घोष कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि गौतम देव और रविंद्र घोष कोरोना पीड़ित हो गए, लेकिन राजीव बनर्जी की गैर मौजूदगी की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, जो ममता के लिए अच्छी खबर नहीं है। कुल मिलाकर 2021 में बंगाल में घमासान प्रचंड है, जहां 2011 से सत्ताधारी टीएमसी की सियासी आकांक्षा से लवरेज बीजेपी की टक्कर है। साल 2021 ही तय करेगा कि बंगाल में तृणमूल का फूल खिला रहेगा या फिर कमल खिलेगा। कोलकाता से मनुज्ञा लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। दिवाली बस आ ही गई और दिल्ली में कोरोना के मामले भी खतरनाक होते जा रहे हैं। राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। त्योहारों की वजह से बाजार की भीड़-भाड़ और ठहरा हुआ प्रदूषण दिल्ली में कोरोना के खतरे को और बढ़ा सकता है। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। त्योहारों के मौके पर बाजारों में भीड़ दिख रही है, तो अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी डराने लगा है। पहली बार एक दिन में 104 लोगों की मौत, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सर्दियों के साथ कोरोना के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी जा चुकी थी। यही नहीं, मॉल, सिनेमाघर और मेट्रो सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन के खुल जाने के बाद लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी होती रही है। लेकिन दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़ बता रही है कि दिल्ली के लिए खतरा और बढ़ सकता है। नवंबर की शुरुआत से जब दिल्ली में प्रदूषण का जहरीला धुआं गहराने लगा, तभी से कोरोना का संकट भी फिर से बढ़ने लगा। दिल्ली में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक 768 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1124 था। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में
917 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। सितंबर के मुकाबले अगस्त में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा कम था। दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कोरोना से 458 मौतें हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौत के मामले जून के महीने में सबसे अधिक दर्ज हुए थे। तब मौत की दर 7% को पार कर गई थी और एक महीने में 2247 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वी आर ऑन द पीक, जो भी चल रहा है पीक है। और इसके अंदर देखो, इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है कि 1 दिन या 2 दिन, पर ये कह सकते हैं वीक के हिसाब से अगर करें, एवरेज वीकली जो एवरेज चल रही है वो अब तक की पिछले 3-4 महीने में हाईएस्ट है। 3 महीने के अंदर हाईएस्ट चल रही है, 13% के करीब वीकली एवरेज आ रही है हमारी। तो ये मुझे लगता है डेफिनेटली वीक के बाद कम होना चाहिए। कुल मिलाकर दिल्ली के लिए आने वाले वक्त में कोरोना से निपटने की चुनौती गंभीर होने वाली है। प्रदूषण की वजह से मौत के मामले के बढ़ने का खतरा है, तो त्योहारों की भीड़ कोरोना संक्रमण की रफ्तार और बढ़ा सकती है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई। जी हाँ, बॉलीवुड के एक और अभिनेता ने खुदकुशी कर ली। कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आसिफ बसरा ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। फिल्म जब वी मेट का ये सीन आपको जरूर याद होगा। रात में स्टेशन पर अकेली करीना कपूर और उनके साथ आसिफ बसरा उन्हें परेशान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आसिफ बसरा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आसिफ बसरा ने हिमाचल प्रदेश में अपने घर पर फांसी लगा ली। आसिफ बसरा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। आसिफ ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक हर जगह अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म काई पोछे में भी अहम रोल निभाया था। फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किराए के घर में रहते थे। आसिफ ने गुरुवार सुबह 11:30 बजे घर में ही खुदकुशी कर ली। आसिफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसिफ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। आसिफ ने रानी मुखर्जी की हिचकी, ऋतिक रोशन की क्रिश 3, सैफ अली खान के साथ काला हंडी और कई वेब सीरीज में भी काम किया है। आसिफ ने हर बड़े सितारे के साथ कभी न कभी काम किया है। ऐसे में अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो पूरा बॉलीवुड गमज़दा है। हर कोई इस कमाल के अभिनेता को याद कर रहा है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।